सराफा व्यापारी जरूर ध्यान दें। हमें पता है आपको MCX पर ट्रेडर्स की पोजीशन चाहिए। हमें पता है आपको सोने और चांदी रेशियो की जानकारी चाहिए। हमें पता है आपको मुख्य न्यूज और डेटा का एनालिसिस चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गोल्ड सिल्वर की कीमतें आज भी ग्रीन जोन में है, लेकिन नजर डोनाल्ड ट्रंप के हर ट्वीट के साथ डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट पर भी रखना जरूरी है, जो बुलियन मार्केट की दिशा तय करते हैं। फाइनेंशियल ईयर का अंत और 2 अप्रैल की अमेरिका में होने वाली टैरिफ मीटिंग भी इस समय बाजार के लिए अहम है। क्या अप्रैल में गोल्ड नई ऊंचाई को छू लेगा और चांदी 1 लाख रुपए के ऊपर टिक पाएगी? इस पर बात करेंगे LKP सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जतिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। जतिन जी, जिस तरह हम अमेरिका के साथ इंटरनेशनल घटनाक्रमों को देख रहे हैं, उसका बुलियन मार्केट के लिए आप कैसे एनालिसिस करते हैं? कमल जी देखिए, मेजरली अगर हम देखें तो ग्लोबली जब भी किसी भी चीज की हाइलाइट्स होती है तो असर गोल्ड के ऊपर जरूर रहता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है गोल्ड को, पॉजिटिव खबरें जो है वो थोड़ी बहुत कम ज्यादा उसके अंदर अट्रैक्ट करती है, क्योंकि अगर कोई भी चीज पॉजिटिव रहती है ग्लोबली तो वो इक्विटीज पे ज्यादा असर करती है पॉजिटिव तौर पे, और जो भी नेगेटिव रहता है ग्लोबली तो इक्विटीज पे नेगेटिव असर करता है, लेकिन गोल्ड के लिए पॉजिटिव ज्यादा असर करता है। तो जिस तरह से अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं ग्लोबल मार्केट्स में और ग्लोबल इकोनॉमीज में, कहीं ना कहीं कोई भी रीजन से गोल्ड को जो है वो सपोर्ट मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि तनाव ज्यादा है, सभी देशों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा जो है वो कम है, जिसके कारण से गोल्ड को जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो कंटिन्यूसली मिल रहा है। देश का नाम बार बार चेंज होते रहता है, जो हाईलाइट और जो लाइमलाइट में रहता है। तो अभी सुर्खियों में जो है वो यूएस के डोनाल्ड ट्रंप और उनके टैरिफ, ये जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके कारण से हमें गोल्ड के अंदर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने मिल रहा है। और अप्रैल महीने में अभी भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड का मार्केट जो है आपको थोड़ा सा और हायर साइड के लेवल्स दिखाते रहेगा। 3100 के डॉलर लेवल्स जो है वो अब दूर नहीं लग रहे हैं, जो मैंने इनिशियली टारगेट अपना रखा था। 3050 का टारगेट से लेके 3100 तक का रेंज जो है, 3150 तक का जो रेंज है वो मैं देख रहा हूँ हायर साइड पे ये टच कर सकता है गोल्ड जो है वो। और घरेलू बाजार में भी आपके अराउंड अबाउट 91,000 से 92,000, 92,000 तक भी ये एस्केलेट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन रूपी क्या करता है। तो डेफिनेटली व्यू थोड़ा सा अभी भी पॉजिटिव जरूर है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस भी रहने की जरूरत है, क्योंकि हायर साइड पे एस्केलेशंस हैं और लाइफ टाइम हाइज के आसपास बाय करना मतलब थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। तो जो ऑलरेडी पोजीशनिंग किए हुए हैं और जो पहले से प्रख्यात है इसके अंदर, उनके लिए ये सलाह रहती है कि बाइंग ऑन डिप्स का रुझान जो है वो रखना ही चाहिए और रेंज जो है उसको प्ले करें। लोअर साइड की रेंज जो है 2950 है, हायर साइड की जो रेंज है वो 3100 डॉलर तक की है। जी जतिन जी, गोल्ड ने इस साल के पहले 3 महीनों को हम देखें तो 17% के आसपास रिटर्न दिया है और ये $3,000 के ऊपर टिक रहा है। क्या नए फाइनेंस ईयर के पहले महीने में गोल्ड नए प्राइस दिखाने में सफल होगा? आपने भी अपने एक शो में ये बात कही थी कि अप्रैल लास्ट तक गोल्ड एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है, तो क्या ये संभावनाएं बनी हुई है अभी भी? बस अभी अप्रैल शुरू होने में कुछ ही दिन है, अपनी फाइनेंशियल ईयर एंड जो है वो 31 तारीख को ड्यू है, और उसके बाद जो है नए फाइनेंशियल ईयर में जो बुक्स नई बनेंगी उसके अंदर मुझे लग रहा है गोल्ड के अंदर डेफिनेटली हमारी जो यहाँ की इंस्टीट्यूशंस है या बैंक्स है वो जरूर यही चाहेंगी कि फ्रेश बाइंग जो है वो अलोकेशन गोल्ड के अंदर जरूर बनाकर रखें, क्योंकि जिस तरह से हालात हैं कोई बड़े ट्रिगर्स अभी फिलहाल ऐसे हैं नहीं कि जो रिवर्सल देंगे। एक्सपेक्टेशन जरूर है कि एक शॉर्ट टर्म टॉप जो है वो कहीं ना कहीं बन जाएगा अप्रैल मंथ में, क्योंकि जिस हिसाब से जो इवेंट्स अनफोल्ड हो सकते हैं उसके कारण से ये एक्सपेक्टेशन रहेगा। न्यू हाई जरूर बनेंगे, लेकिन उसी के सामने चांसेस भी यही रहेगा हाई। जितना न्यू हाई का चांसेस है उतना ही चांस ये भी है कि वहां से रिवर्सल भी हो सकता है और शार्प रिवर्सल होने की भी चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से जो रैली अभी चली है, एक माउंटेन पीक जिसे हम कहते हैं, वो अगर बनना शुरू हो जाता है तो रिवर्सल जो है वो भी उतनी स्पीड से नीचे में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं गोल्ड के।
तो मैं दोनों ही मेरे वाक्य से मैं कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि यस, न्यू हाइस तो बनेंगे अप्रैल महीने में, लेकिन रिवर्सल्स के चांसेस भी अप्रैल महीने में बढ़ जाते हैं। जी, और जतिन जी अगर हम देखें तो जैसे अप्रैल से जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ब्रोकिंग फर्म है, इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, वो शायद एक नए फंड के साथ भी बाजार में आते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि चाहे गोल्ड ईटीएफ हो, चाहे डिजिटल गोल्ड हो, या गोल्ड फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट हो, वहां पर इनफ्लो बढ़ने की संभावना कोई दिखती है आपको? कमल जी देखिए, इन्फ्लोज का मैंने ये देखा है और मार्क किया है कि गोल्ड जब भी कोई एक रेंज में या कोई रेट पे स्टेबलाइजेशन होना शुरू हो जाता है ना, तब ईटीएफ के इन्फ्लोज जो है बहुत रैपिडली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होती है, वो ज्यादा करके वो वेट करती हैं कि गोल्ड एक स्टेबल रेट पे आए, भले फिर चाहे वो हाई ऊपरी स्तरों पर स्टेबल क्यों ना हो जाए, बट गोल्ड का स्टेबिलिटी होना ये अपने आप में एक दोहराता है कि यहाँ पे अभी प्राइस स्टेबल है, तो यहाँ पर ईटीएफ का वैल्यूएशन भी सही मिलेगा और वहां पर फिर वो एंट्री करना शुरू करते हैं। नहीं तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि समझो पीक बना के नीचे आना शुरू कर दे, तो ईटीएफ में भी हायर प्राइस पे कोई फंस सकते हैं जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी। तो इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक रिटेल जो है वो दोनों ही मुझे लग रहा है वेट करते हैं जब भी प्राइसेस स्टेबल होने लगते हैं। मसलन 80,000 के पास हमने बहुत टाइम तक गोल्ड पे थोड़ा साइंस पीरियड स्पेंड करते हुए देखा था। तो जब 75 to 80,000 जब रैली हो रही थी, तब ईटीएफ की बाइंग थोड़ी सी कम हो गई थी। लेकिन जब 80,000 के आसपास एक स्टेबलाइजेशन देखने मिला, तो ईटीएफ की बाइंग और बढ़ने लगी, क्योंकि जब एक वैल्यूएशन आ गया कि हाँ भाई 80,000 के पास अभी स्टेबल लग रहा है, तो ईटीएफ में डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए। तो नए निवेशक जो है वो भी मुझे लग रहा है कि ईटीएफ के अंदर डेफिनेटली वापस आएंगे। अभी क्योंकि हाई प्राइसेस चल रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके अंदर से दूर हो रहे हैं सभी लोग, मुझे लग रहा है बाइंग जो है थोड़ी सी अवॉइड कर रहे हैं ईटीएफ के माध्यम में, या और ओवरऑल गोल्ड में बाइंग जो है वो थोड़ी सी कम है क्योंकि बहुत हाई प्राइस पे है, तो लो क्वांटिटी से बाय हो रहा है जो भी हो रहा है। लेकिन अगर स्टेबलाइज हो गए कोई भी एक वैल्यूएशन पे आके, तब ईटीएफ की बाइंग जो है डेफिनेटली आपको मिलना शुरू करेगी, नंबर्स जो हायर नंबर्स। जी, गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर को आने वाले दिनों में किन किन डेटा या इवेंट्स पर नजर रखनी चाहिए जो बाजार को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे? इवेंट्स के हिसाब से अगर बात कर ले कमल जी, तो डेफिनेटली यूएस की जीडीपी डेटा आज है, फिर अगले फ्राइडे को जो है उस कोर सीपीआई डेटा आने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीक में जो है वो अप्रैल की फर्स्ट वीक है, जहां पर मेजर डेटा आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा, नॉन फार्म पेरोल्स डेटा, ये हो गई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। दूसरे जो इवेंट वाइज अगर मैं देखूं तो फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज रहेंगी, जहां पर सबसे ज्यादा अहमियत मिलती है गोल्ड को। दूसरा जो है वो 2 अप्रैल को विदाउट फेल 2 अप्रैल को टैरिफ्स में जो भी अपडेट आते हैं डोनाल्ड ट्रंप और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, उसके ऊपर खास ध्यान रखना है, क्योंकि जो जो देशों के साथ यूएस का रिलेशन अच्छा है, जैसे फॉर एग्जांपल भारत के साथ रिलेशन अच्छा है, तो मुझे लग रहा है कि 2 अप्रैल से पहले इंडिया और यूएस के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हेड ऑनचोज होते हैं, उनके बीच में जो है वो वार्तालाप होगी और कहीं ना कहीं वो टैरिफ को लेकर के एडजस्टमेंट नंबर्स पे जरूर आएंगे कि 2 अप्रैल से जो रेसिप्रोकल टैरिफ शुरू होने वाले, उसके पहले ये एक एडजस्टमेंट कर ले कि हाँ भाई इंडिया जो है वो इतना टैरिफ लगाएगा तो यूएस इतना टैरिफ लगाएगा, और एग्री हो जाएंगे उसके पहले। लेकिन जहां पर यूएस जिसके साथ में अच्छे टर्म्स में नहीं है, जैसे कि कनाडा हो गया, यूरो हो गया, अब यूरो का भी अपडेट आया है, तो इन देशों के लिए थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं टैरिफ मुझे लग रहा है आगे चल के एक हानिकारक चीज हो सकती है, क्योंकि उनके लिए रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब टैरिफ बढ़ना ही है, और अगर कोई भी टॉक्स नहीं होते उसके पहले दोनों देशों के बीच में, तो ये जो एक बड़ा इवेंट होगा, तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा कमल जी। जी, जतिन जी हम देखें तो सिल्वर 1 लाख रुपए के करीब मंडरा रही है, 1 लाख के लेवल को भी पार कर रही है, बस आगे नहीं बढ़ पा रही। तो सिल्वर को लेकर के आपका क्या व्यू है आने वाले दिनों के लिए? क्या ये साइकोलॉजिकल जो एक था लेवल, उससे ऊपर उठ पाएगी? कमल जी देखिए, 1 लाख के आसपास ट्रेड करना तो शुरू कर दिया है। अब 1 लाख के आसपास बार बार आना वो भी एक पॉजिटिव साइन में मानता हूँ, क्योंकि जब कोई दीवार को अगर तोड़ना है तो एक ही झटके में तो नहीं टूटती है, उसको बार बार उसको प्रेशर देना पड़ता है, तब जाके वो धीरे धीरे टूटना शुरू होती है। और बस एक बार जब वो टूट जाती है तो एक बड़ा सा उसके अंदर रैली भी देखने मिल जाता है। तो मुझे लग रहा है ये 1 लाख का लेवल जो है वो बार बार टेस्ट कर रहा है, वहां पर सेलर्स भी आ रहे हैं प्रॉफिट बुक करने, और नए बाइंग जितनी बन रही है उसके सामने सेलर्स भी आ रहे हैं। इसके लिए 1 लाख जो है वो कहीं ना कहीं
एक सपोर्ट का भी काम कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, और बाद में कुछ एक रेजिस्टेंस का भी काम कर लेता है, डिपेंडिंग अपॉन जो डेटा आता है। लेकिन जिस तरह से मैंने एनालाइज किया है, जो मैं विजन लेके चल रहा हूँ, जो व्यू पॉइंट लेके चल रहा हूँ, वो अप्रैल महीने में आपको एक बड़ी एक रैली शायद मिल सकती है सिल्वर के अंदर, जो आपको 1,05,000 से लेके 1,07,000-8,000 तक भी देखने मिल सकता है प्राइसेस का अप्रैल में। और फिर वहां से जो रिवर्सल अगर आएगा टैरिफ्स के लिए रीजंस कह लीजिए, या डॉलर इंडेक्स का ऊपर आना कह लीजिए, जो भी रीजन हो, या फॉक्सनॉट में जो गोल्ड की वैल्यूएशन की बात कर लीजिए उसका कह लीजिए, कोई भी रीजन से जो करेक्शन आना शुरू करे तब अलग बात हो जाएगी। लेकिन उसके पहले सिल्वर जो है आपको 1,05,000 से 1,07,000 या 8,000 तक की रैली जरूर दिखा सकता है अप्रैल महीने के अंदर। जी जतिन जी, अगर मान लीजिए हम ये माने कि 98 से लेकर के 1,00,000 के आसपास कहीं कोई बीच में सिल्वर को बाई करता है, तो उसके लिए आप स्टॉप लॉस क्या सुझाएंगे? अब ओवरऑल पोजिशनिंग स्टॉप लॉस जो है कमल जी, वो 95 के नीचे का है मेरा, क्योंकि 95 के नीचे का स्टॉप लॉस मैं इसलिए पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि अगर हम स्पॉट में भी देख ले सिल्वर का भाव, तो कहीं ना कहीं $32 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते हुए देखने मिल रहा है। $32 के नीचे बहुत आसानी से फिसल नहीं रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया हुआ है उसने $32 के आसपास। रुपया जो है वो भी कहीं ना कहीं 85 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्ले करते हुए देखने मिलेगा, तो वहां से भी जो है वो घरेलू बाजार में रुपए की कमजोरी के कारण से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि रुपए का गिरना भी लिमिटेड रहेगा अराउंड 86, तो 85 टू 86 के बीच में रुपया अगर फ्लक्चुएट करता है तो सिल्वर को वहां से ना कोई ज्यादा चोट पहुंचेगी अगर रुपया बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया तो, और ना ही बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा अगर रुपया ज्यादा तेजी से घटना शुरू करता है तो ये रीजनिंग की वजह से मुझे 95,000 एक सेफ स्टॉप लॉस लगता है। 97 से 98 ये बेस्ट रेंज है बाइंग करने के हिसाब से अप्रैल महीने के लिए, और 95 के नीचे स्टॉप लॉस, और 1,04,000 से 1,07,000 तक का टारगेट। जतिन जी, लास्ट सवाल यह है कि गोल्ड में ट्रेड करने वालों को आप शॉर्ट टर्म के लिए भारतीय रुपए के संदर्भ में क्या लेवल सुझाएंगे? 90,000 से 92,000 ये जो है वो एक रेजिस्टेंस रेंज रहेगी गोल्ड के लिए नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स कह लीजिए, या अप्रैल मंथ कह लीजिए, और 87,000 से 86,000 सपोर्टिव रेंज है। तो जब तक ये 86,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक मैं बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं देख रहा हूँ। 86 के नीचे जो ट्रेड करना शुरू करता है कमल जी, तो एक शार्प सेल ऑफ टुवर्ड्स 84-83,000, ये एक व्यू पॉइंट आपको लेके रखना है कि 86 के नीचे एक शार्प सेल ऑफ आपको जरूर देखने मिल सकता है, और 86 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक व्यू पॉइंट पॉजिटिव लेकर 91-92 के आसपास तक के रेंज के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग जोन बन जाएगा आपके लिए। आपका कोई डिस्क्लेमर जतिन जी? कमल जी, मैं गोल्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और सिल्वर गोल्ड की ETFs उसके माध्यम से हमेशा इन्वेस्टेड रहता हूँ, और सभी दर्शकों को मैं यही सलाह दूंगा। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया जतिन जी।